हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग अपना ओड टू स्काईलार्क पोयम का पार्ट कवर कर चुके हैं। मैंने पूरी पोयम को लाइन बाय लाइन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूरे अच्छे से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियोस में जाकर वॉच कीजिएगा। ओके, आज हम ओड टू स्काईलार्क जो कि पीबी शैली का लिखा हुआ है उसकी पूरी समरी को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी रही, आप लोगों को हेल्पफुल रही कि नहीं रही। ओके, और लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा ओड टू स्काईलार्क पोयम का समरी वाला पार्ट। ओके, तो पोयम का पूरा टाइटल क्या है? पोयम का टाइटल है ओड टू स्काईलार्क। और इसके पोइट कौन है, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है पर्सी बायसी शैली ने, है ना। पीबी शैली ने लिखा है इसको। और इसको पब्लिश्ड कब किया है? तो इसको 1820 में, है ना, 1820 में इसको पब्लिश्ड किया है। और कौन सा पीरियड टाइम था उस समय? तो उस समय इंग्लिश रोमांटिसिज्म था। अब इस पोयम का फॉर्म क्या है, ये किस फॉर्म में लिखी गई है? तो ये ओड में लिखी गई है ना। और इसमें टोटल स्ट्रेंजास कितने हैं? तो इसके स्ट्रेंजास हैं 21 स्ट्रेंजास है इसमें। और मैंने जब आपको पोयम रीड करके पूरे अच्छे से हिंदी और इंग्लिश में समझाई थी तब भी मैंने बताया था कि इसमें 20 से ज़्यादा स्ट्रेंजास हैं। इसकी राइमिंग स्कीम ये भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। तो ए बी बी इसकी राइमिंग स्कीम है। ओके, और इसका जैनर क्या है? तो इसका जैनर है लिरिकल पोइट्री है, ये रोमांटिक ओड है और ये नेचर पोइट्री है ना। इसके इतने सारे जैनर हैं। तो ये सारी चीज़ें या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी पूरी समरी। ओड टू अ स्काईलार्क इज़ अ पैशनेट एंड फिलोसॉफिकल पोयम। ओड टू स्काईलार्क एक ऐसी पोयम है जिसको गाया जा सकता है, गीतात्मक है ये, है ना। और ये एक फिलोसॉफिकल पोयम है इन विच शैली एड्रेस अ स्काईलार्क। और जो पीबी शैली हैं वो किसको एड्रेस कर रहे हैं इस पोयम में? तो वो एक स्काईलार्क जो एक छोटा सा पक्षी है, ए स्मॉल बर्ड, है ना, उसको एड्रेस कर रहे हैं फॉर सिंगिंग वाइल फ्लाइंग हाई, है ना। और किस लिए एड्रेस किया है? क्योंकि वो बहुत अच्छा और मधुर गाता है जब वो आसमान में बहुत ऊपर उड़ता है तब। एडमायरिंग इट्स ब्यूटी, उसकी ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं वो। जॉय एंड स्पिरिचुअल प्योरिटी, और उसके आनंददायी गीत के बारे में, और उसको एक स्पिरिचुअल प्योरिटी माना गया है ना। तो कवि जो है वो इस पक्षी को क्या बोल रहे हैं कि ये केवल एक पक्षी ही नहीं है, ये क्या है, एक दिव्यता का प्रतीक है ना। कवि ऐसा बोल रहे हैं। ओके, द बर्ड बिकम अ पावरफुल सिंबल ऑफ डिवाइन इंस्पिरेशन, है ना। कवि ऐसा बोल रहे हैं कि बर्ड जो है वो किसका सिंबल है? तो वो है डिवाइन इंस्पिरेशन का, है ना। वो एक दिव्यता का प्रतीक है। आर्टिस्टिक परफेक्शन है ना, वे बहुत सुंदर है। एंड ब्लीज अनस्पॉइल्ड बाय ह्यूमन सोरो, और ये एक ऐसी ब्लीज है जो कि स्पॉइल्ड नहीं हुई है ना, बिल्कुल भी स्पॉइल्ड नहीं हुई है इंसानों के दुख से। ओके, चलिए। The poem begins with the poet hailing the skylark not as a mad bird but as a blithe spirit, है ना। कवि क्या बताते हैं, जो स्काईलार्क जो पक्षी हैं उसको कवि ने क्या कहा है? ब्लीथ स्पिरिट, मतलब कि एक आनंदमयी आत्मा कहा है। ये वर्ड आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये सीधे सीधे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ब्लीथ स्पिरिट का मतलब क्या है। ओके, या ये कौन सी पोयम से लिया गया है। तो ये एक आनंदमयी आत्मा इसका मीनिंग निकलेगा और ये ओड टू स्काईलार्क पोयम से लिया गया है। ओके, और इसका मतलब ही यही होता है अ जॉयस सोल, है ना, एक आनंदमयी आत्मा। हु सिंग्स एज इट सोर्स, ओके, ये बहुत अच्छे से बहुत मधुर आवाज में गाता रहता है। इट सॉन्ग्स इज इफोर्टलेस स्पॉन्टेनियस एंड डिवाइन, है ना। और इसके जो गीत हैं, इसकी जो आवाज़ है, इसका जो सॉन्ग है, इसका जो साउंड है ना, वो कैसा है? वो बहुत सहज है, सरल है और दिव्य है। एज द बर्ड फ्लाइज हायर एंड हायर, एक पक्षी के तौर पर ये जब बहुत ऊपर और बहुत ऊपर उड़ता है, इट बिकम इनविजिबल टू द आइज़, और ये आँखों के सामने से बिल्कुल अदृश्य हो जाता है, आँखों से हमारी दिखता नहीं है, इतना ऊपर ये उड़ता है। बट इट्स वॉइस fills the skies
विथ इथेरियल म्यूज़िक, है ना, लेकिन इसकी जो वॉइस है, इसका जो साउंड है वो आसमान में भी गूंजता रहता है। ओके, और ऐसा लगता है जैसे कहीं स्वर्ग में से कोई गीत गा रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इस पोएम के बारे में। शैली देन यूजेस अ सीरीज ऑफ ब्यूटीफुल मेटाफर्स एंड सिमिली टू कंपेयर द बर्ड सॉन्ग्स। जो पीबी शैली हैं उन्होंने इस पक्षी को इस कविता में बहुत सारी उपमाएं दी हैं, है ना, बहुत सारी, वो खाने वाली उपमा नहीं है ये। ओके, इसमें है ना उन्होंने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी वर्ड्स ऐसे यूज़ किए गए हैं, है ना। तो वो क्या क्या वर्ड्स हैं वो हम देखेंगे। और इस कविता में बहुत सारे मेटाफर्स और सिमिलीज यूज़ किए गए हैं, है ना। पक्षी को कभी किसी और चीज़ से तुलना कर दी या कभी किसी और चीज़ से तुलना कर दी, है ना। तो वही सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस किस चीज़ से पक्षी की तुलना की गई हैं। तो पक्षी की तुलना अ हिडन पॉइंट, है ना, एक छिपे हुए कवि से तुलना की गई है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वो पक्षी कैसा है, अ हिडन पॉइंट है। फिर अ मैडन सिंगिंग इन सीक्रेट, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो पक्षी कैसा है, एक युवती है ना, या एक राजकुमारी है जो अकेले में अपने प्रेम के गीत गा रही हैं। फिर कंपैरिजन किया है अ गोल्डन ग्लो वॉर्म से, है ना, एक जुगनू से कंपेयर कर दिया जो कि अंधेरे में चमकता रहता है। फिर कंपेयर किया है अ रोज हिडन एमंग ग्रीन लीव्स, है ना, एक गुलाब के फूल से जो कि हरी पत्तियों में छिपा हुआ है और अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेर रहा है। फिर कंपेयर किया है द साउंड ऑफ स्प्रिंग रेन्स, है ना, जो बारिश की बूंदें होती हैं, वो जो स्प्रिंग की जो बारिश की बूंद होती हैं स्प्रिंग सीजन में, और वो जब गिरती हैं तो उसकी जो आवाज़ होती है ना, तो उन मधुर आवाज़ से भी इसका कंपैरिजन किया है। ओके, दैट कंपैरिजन शोज दैट इवन द मोस्ट एक्जिक्विसाइट थिंग्स इन ह्यूमन एक्सपीरियंस कैन नॉट मैच द स्काईलार्क्स म्यूजिक। इसमें इतनी सारी चीज़ों से कंपैरिजन किया है और लास्ट में कवि बता रहा है कि इंसान सोच भी नहीं सकता है कि स्काईलार्क का म्यूजिक इतना मधुर है ना। देन द टोन शिफ्ट्स फ्रॉम एडमिरेशंस टू यर्निंग। शैली विशेज टू नो द सीक्रेट ऑफ द बर्ड्स हैप्पीनेस, है ना। फिर बाद में शैली बताते हैं या शैली ये पूछते हैं उस पक्षी से कि तुम इतना मधुर गीत कैसे गा सकते हो या तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो, है ना। वॉट थॉट्स, वॉट वर्ल्ड, वॉट इमोशंस एलो द बर्ड टू सिंग सच प्योर जॉय, है ना। पक्षी से पूछ रहे हैं कि तुमको क्या इतनी खुशी है या तुम्हारी कौन सी भावनाएं हैं या तुम किस विचार में डूबे हुए हो, है ना, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो, तुम किस वजह से इतना मधुर गाते हो। ओके, तो कवि अपनी सारी, मतलब कवि क्या डायरेक्टली स्काईलार्क से बात कर रहे हैं ना, दोनों के संवाद बताए हैं इसमें। ओके, चलिए। इन कॉन्ट्रास्ट ह्यूमन सफ़र फ्रॉम सोरो। जो इंसान होते हैं वो दुख से पीड़ित होते हैं, रिग्रेट, फियर एंड फ्रस्ट्रेशन, और वो भय, चिंता और पीड़ा से या फिर पश्चाताप से पीड़ित होते हैं। अवर लाफ्टर इज टिंग्ड विथ पेन। हम जब हंसते हैं या जब हम बहुत खुश होते हैं या हम कुछ मधुर गीत गाते रहते हैं तब भी हमारे अंदर कोई ना कोई दुख छिपा हुआ रहता है। अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग ऑफन एक्सप्रेसेस अवर डीपेस्ट सैडनेस। हम कोई मधुर गीत गाते हैं ना तब भी हमारे अंदर छिपा हुआ जो दर्द होता है वो बाहर निकलकर दिख ही जाता है। शैली रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। शैली बताते हैं कि जो इंसान का कैसे कॉन्शियसनेस होता है या इंसान कैसे अपने हर हंसी या हर खुशी को भी दर्द से जोड़ लेता है। द एबिलिटी टू रिमेंबर द पास्ट एंड एंटिसिपेट द फ्यूचर ब्रिंग्स माइजरी, है ना। और स्काईलार्क जो है वो स्काईलार्क एक पक्षी ऐसा है जो बहुत आनंददायी मधुर गीत गा रहा है और पूरे बिल्कुल निश्चल भाव से, है ना, उसके अंदर कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है ना। लेकिन एक इंसान जो होते हैं, इंसान चाहे खुश हो, चाहे दुख हो, चाहे बहुत अच्छा गीत गा रहे हो, चाहे बहुत खुशी में नाच रहे हो, तब भी कोई ना कोई दुख उनके पास में होता है और वो दिख ही जाता है ना। लेकिन एक स्काईलार्क जो पक्षी के बारे में कवि बता रहे हैं कि स्काईलार्क पक्षी इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर है ना। In the end, Shelley plead with the skylark to teach him even half to of its happiness. अब शैली कामना कर रहे हैं, स्काईलार्क से प्रार्थना कर रहे हैं
कि तुम मुझे सिखा सकते हो क्या कि तुम कैसे खुश रहते हो। तुम जितना खुश होते हो कम से कम उसका आधा ज्ञान मुझे दे दो, है ना, ताकि मैं भी तुम्हारी तरह खुश रह सकूं। इफ़ ही कुड राइट पोइट्री विथ सच जॉयज़ एंड प्योरिटी, वो चाहते हैं कि अगर तुम मुझे अपनी खुशी का आधा ज्ञान भी अगर दे देते हो तो मैं उसे अपनी पोइट्री में उसको यूज़ करूँगा, अपनी कविताओं की रचना करूँगा जो कि पूरा संसार सुनना चाहेगा, है ना। और किसके साथ सुनना चाहेगा? जॉय एंड प्योरिटी के साथ में। द वर्ल्ड वुड स्टॉप टू एंड लिसन टू हिम एज ही नाउ लिसन टू द बर्ड, है ना। और जिस प्रकार तुम्हारी वॉइस को या तुम्हारी आवाज़ को हम सुन रहे हैं उसी तरह पूरा संसार मेरी कविताओं को भी आनंदित होकर सुनेगा। ओके, चलिए अब इसके मेजर थीम देख लेते हैं हम। इसके मेजर थीम क्या क्या हैं। तो फर्स्ट थीम है इसकी नेचर एज डिवाइन इंस्पिरेशन। इसकी फर्स्ट थीम है प्रकृति से प्रेरणा, कि हमको प्रकृति से कैसे प्रेरणा लेनी चाहिए, है ना। शैली सीज नेचर स्पेशली द स्काईलार्क। शैली ने किसको देखा? प्रकृति को देखा। और प्रकृति में भी कौन सी चीज़ को देखा? स्काईलार्क एक बर्ड है, उसको देखा एज अ हायर स्पिरिचुअल फोर्स, है ना, जो कि एक दिव्य आत्मा है या एक सौंदर्य का प्रतीक माना जा रहा है जो कि बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है। द बर्ड सिंबलाइज अनटच्ड हेवनली इंस्पिरेशन अनलाइक द फ्लोड ह्यूमन वर्ल्ड, है ना। उस बर्ड को बिल्कुल ऐसा सिंबलाइज किया गया है कि वो मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति से बिल्कुल परे है। वो प्रकृति का प्रतिनिधित्व कर रहा है और उससे हमको इंस्पायर होना चाहिए कि जैसे स्काईलार्क बर्ड अपनी खुशी में ही रहता है वैसे भी हमको अपनी खुशी में ही रहना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट है जॉय वर्सेस सोरो, है ना, आनंद बनाम दुख। द स्काईलार्क रिप्रेजेंट परफेक्ट जॉय वाइल ह्यूमन आर बर्डन्ड विथ पेन, रिग्रेट एंड डिसइल्यूजनमेंट। ओके, अब इसमें दिखाया गया है कि स्काईलार्क जो है वो खुशी को जाहिर कर रहा है जबकि मनुष्य अपने कौन से बर्डन को लेकर चलता है? अपने दुख को, अपने पश्चाताप को, है ना, और अपने असंतोष वाले भाव का जो बर्डन है उसको पूरी जिंदगी ढोता रहता है। शैली हाईलाइट्स हाउ ह्यूमन आर्ट इज ऑफन बोर्न ऑफ सफरिंग वेयर इज द स्काईलार्क सिंग फ्रॉम जॉय, है ना। जो इंसान होते हैं वो जन्म से ही इन सब चीज़ों से पीड़ित होते हैं और जब मर जाते हैं तब भी वो इन चीज़ों के साथ में ही मर जाते हैं। लेकिन जो स्काईलार्क है वो अपनी मधुर गीत गाता रहता है और अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है, उसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट थीम है हमारी आर्ट एंड द पोइट, कला और कवि। शैली ड्रोज अ पैरेलल बिटवीन द स्काईलार्क एंड द आइडियल पोइट। अब जो कवि हैं स्काईलार्क और कवि खुद अपने बारे में, उन दोनों के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं। बोथ आर क्रिएटर्स ऑफ ब्यूटी, और कवि बता रहे हैं कि तुम भी क्रिएटर हो ब्यूटी के और मैं भी क्रिएटर हूँ ब्यूटी का। तुम अपना मधुर गीत गाते हो और मैं अपनी कविताएं लिखता हूँ। बट वेयर द स्काईलार्क क्रिएट्स नेचुरली, लेकिन स्काईलार्क जो है, जो तुम हो वो बिल्कुल नेचुरली हो, लेकिन द पॉइट स्ट्रगल विद द इमोशनल कन्फ्लिक्ट। लेकिन जो कवि है वो एक मानव है और मानव अपने दुखों से ही पीड़ित रहता है और उसी पीड़ा से चाहे वो खुश हो या चाहे कितना ही आनंदमय में हो, लेकिन वो अपने दुखों को हमेशा साथ में लेकर चलता है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट है इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, अविनाशिता बनाम अनुभव। द बर्ड रिप्रेजेंट इनोसेंस। इसमें बर्ड को बिल्कुल मासूम बताया है। इट डज नॉट नो सोरो और फियर, और बर्ड को दिखाया है कि उसको दुख और डर क्या होता है उसको पता ही नहीं है। ह्यूमंस ऑन द अदर हैंड, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं, जो इंसान होते हैं ना, अपने साथ में ही इन सब चीज़ों को लेकर चलते हैं। आर शेप्ड बाय एक्सपीरियंस विथ ऑफन लीड्स टू इमोशनल सफरिंग, है ना। मनुष्य अपनी जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं या जितने भी उनकी खुशी या जो भी होता है वो सब कुछ अपने साथ में लेकर चलते हैं और अपने दुखों का पिटारा भी अपने साथ में लेकर चलते रहते हैं वो। ओके, चलिए नेक्स्ट है इसका इमेजिनेशन एंड द सबलाइम, कल्पना एंड आध्यात्मिकता। द पोयम यूजेज रिच इमेजिनेशन टू एलिवेट द स्काईलार्क टू अ सबलाइम लेवल, है ना। जो पोयम है उस पोयम को बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन, पता नहीं मतलब हम सोच ही नहीं सकते हैं, वहाँ तक कवि ने इमेजिन कर दिया है। स्काईलार्क को एक मानव से तुलना कर दिया है ना, उसके गुणों को या उसके गीत को, है ना, पूरा पर्सोनिफिकेशन कर दिया। पर्सोनिफिकेशन
एक मानवीकरण कहलाता है ना। मानवीकरण मतलब एक इंसान से तुलना कर देते हैं हम जब किसी चीज़ की, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ओके, तो पीबी शैली जो है उन्होंने स्काईलार्क बर्ड है उसकी भी तुलना ऐसे ही की है। ओके, अ स्पिरिचुअल बीइंग बियॉन्ड ह्यूमन रीच इम्बॉडिंग द रोमांटिक फैसिनेशन द ब्यूटी बियॉन्ड रीजन, है ना, उसकी तुलना कर दी है। और शैली उस पक्षी को ईश्वरीय आत्मा या कोई दिव्य आत्मा मानते हैं। ओके, चलिए अब इसका स्टाइल और लैंग्वेज देख लेते हैं हम। इसकी स्टाइल और लैंग्वेज कैसा है, तो इसका स्टाइल और लैंग्वेज है लिरिकल एंड म्यूजिकल है ना। तो इसको हम गा भी सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इसका जो टोन, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो कैसी है, ए बी बी, है ना। तो इसी में सारे स्ट्रेंजर्स हैं, तो हम उसको गा सकते हैं। ओके, तो ये एक लिरिकल म्यूजिकल पोयम है। द पोयम फ्लोज लाइक अ सॉन्ग मिमिकिंग द बर्ड्स मेलोडी। ओके, ये पोयम एक मधुर गीत की तरह बहती रहती है, स्काईलार्क की आवाज़ की नकल करती हुई। ओके, चलिए फिर इमेजिनरी है, विविड विजुअल एंड सिंसियरली इमेज, है ना। लाइट म्यूजिक फ्लावर्स क्लाउड एंड स्टार, इसमें बर्ड की किस किस चीज़ से तुलना की गई है, तो उस सब चीज़ के बारे में बताया है कि रोशनी है, संगीत है, फूल है, आकाश है ना। ये सारी चीज़ें प्रकृति से उत्पन्न होती हैं और स्काईलार्क भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है ना। तो ये सारी इमेजिनेशन है। नेक्स्ट इसका सिमिली एंड मेटाफर्स है। शैली ने इसमें बहुत सारे मेटाफर्स की या फिर बहुत सारे सिमिली की इसमें यूज़ किए हैं। शैली यूजेज एक्सटेंडेड सिमिलीज लाइक द पॉइंट, मैडर्न, ग्लो वार्म, रोज, है ना। लाइक करके जो वर्ड्स यूज़ में आते हैं, हम सिमिली और मेटाफर को भी पढ़ेंगे, हम सारे लिटरेरी डिवाइस को भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन पहले हमारा जो सिलेबस का पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। ओके, तो मैं पूरा अच्छे से क्लियर करूँगी कि सिमिली होता क्या है और मेटाफर होता क्या है। ओके, तो सिमिली में लाइक वर्ड आ जाता है, तो लाइक द पॉइंट, और मेटाफर में डायरेक्टली बोल दिया जाता है। ओके, लाइक द पॉइंट, है ना, लाइक मैडर्न, लाइक ग्लो वार्म, लाइक रोज, है ना। तो ये लाइक करके जो यूज़ किया गया ना, तो ये सिमिली है, उसको उपमा दी गई है, पक्षी को बहुत सारी सुंदर चीज़ों से जोड़ा गया है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा रोमांटिक डिक्शन। लैंग्वेज इज इमोशनल, पैशनेट एंड फील्ड विथ वंडर, है ना। जो भाषा यूज़ की गई है इसमें वो कैसी भाषा है, वो रोमांटिक डिक्शन है ना। बहुत रोमांटिक है, वो भावुक है, कल्पनाशील है और सौंदर्य से परिपूर्ण है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट है इसका हमारा सिंबोलिज्म भी यूज़ किया है कि पक्षी को किन किन चीज़ों से जोड़ा गया है ना, पक्षी को क्या बताया है। तो द स्काईलार्क इज़ अ पावरफुल सिंबल ऑफ प्योर आर्टिस्टिक एंड स्पिरिचुअल जॉय। उस पक्षी को एक आध्यात्मिक दिव्य शक्ति से भी उसको जोड़ा गया है, उसको एक दिव्य आत्मा का प्रतीक माना गया है। ओके, चलिए अब इसका हम स्ट्रक्चर एंड फॉर्म देख लेते हैं कि इस कविता की संरचना कैसी है। ओके, इसका स्ट्रक्चर है फॉर्म। अब इसका फॉर्म देख लेते हैं। ये इरेगुलर ओड है इसमें। ओके, नॉट क्लासिकल, पेंडेरिक एंड हॉरेटियन बट रोमांटिक इन फॉर्म है। ओके, ये क्लासिकल पेंडेरिक नहीं है और ना ही हॉरेटियन है, लेकिन रोमांटिक फॉर्म है इसका। आधुनिक ओड है ये। ओके, ये एक कैसी है, ये एक आधुनिक ओड है। फिर इसके स्ट्रेंजर्स कितने हैं, तो इसमें 21 स्ट्रेंजर्स हैं और सारी स्ट्रेंजर्स कैसे हैं, तो वो क्वांटेन में है, मतलब कि प्रत्येक पंक्ति में 5-5, प्रत्येक स्ट्रेंजर में 5 पंक्तियां हैं। और जब प्रत्येक स्ट्रेंजर में 5 पंक्तियां होती हैं तो उसे क्वांटेन कहते हैं। ओके, ये याद रखने वाली बात है, इसको आप नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि क्वांटेन किसको कहते हैं। तो क्वांटेन उस चीज़ को कहते हैं जिस स्ट्रेंजा में, हर स्ट्रेंजा में 5 लाइनें होती हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बार बार बता चुकी हूँ। तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी। ओके, चलिए इसका मीटर कैसा है, तो इसका मीटर है प्रीडोमिनेंटली मीटर है, आयम्बिक मीटर है इसमें, बट वेरियस रिफ्लेक्टिंग स्पॉन्टेनियस लिरिसिज्म है। ओके, इसमें आयम्बिक मीटर है लेकिन कुछ स्वतंत्रता के साथ में है। ओके, चलिए अब इसका हम टोन एंड मोड देख लेते हैं कि इसका मूड कैसा है, इसका टोन कैसा है। ओके, तो इसका जो टोन है वो स्टार्टिंग में बिगिन इन ओ एंड एडमिरेशन, शिफ्ट टू लॉन्गिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन है। ओके, स्टार्टिंग में तो कवि जो है वो उस बर्ड की बहुत प्रशंसा करते हैं,
फिर बाद में उससे मतलब जिज्ञासु हो जाते हैं कि तुम कैसी हो, फिर बाद में उससे जलन करने लग जाते हैं कि तुम इतना मधुर गाती हो, और अंत में उससे भी प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी कुछ न कुछ थोड़ा आधा ज्ञान दे दो ताकि मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊं, है ना। और इसका मूड कैसा है, तो इसका मूड है अपलिफ्टिंग एट फर्स्ट, लैटर बिकमिंग कंटेम्पलेटिव एंड मेलेंचोलिक। ओके, आनंदमय है, चिंतनशील है, भावुक है और प्रार्थनापूर्ण है। ओके, चलिए अब इसका लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं हम, इसमें क्या क्या लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है। तो ये जो पोयम है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ये पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है कि इंसानों से तुलना कर देते हैं हम किसी चीज़ की, है ना। तो द बर्ड एड्रेस एज अ स्पिरिट विथ फीलिंग एंड थॉट्स, है ना। उस बर्ड को एक बहुत दिव्य आत्मा से तुलना कर दिया है, जैसे कि उसमें बहुत चेतना हो या बहुत वो महान हो, है ना, तो उसका मानवीकरण कर दिया है। फिर इसमें एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया है। एपोस्ट्रॉफी मतलब कि बड़ा चढ़ाकर बताना। शैले स्पेक्स डायरेक्टली टू द स्काईलार्क एज डू इट कैन अंडरस्टैंड। अब इसमें इतना बड़ा चढ़ाकर बता दिया है कि जो शैले हैं, पीबी शैले, वो डायरेक्टली उस बर्ड से बात कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि पक्षी भी मुझसे संवाद कर रहा है और मैं भी पक्षी से बातें कर रहा हूँ, है ना। फिर नेक्स्ट है इसका लिटरेरी एलिट्रेशन एंड एसोनेंस। एलिट्रेशन एंड एसोनेंस यूज टू क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट्स, है ना। ये जो इसमें ध्वनियाँ यूज़ की गई है या इसका जो पीछे का साउंड ए बी बी, है ना, इसकी जो राइमिंग स्कीम है, तो ये एक मधुर लय बताती हैं, है ना, लय बना लेती हैं। जब इस पोयम को हम बोलेंगे ना या गाएंगे तो एक मधुर राग निकलेगी इसमें से। ओके, अब इसमें ऑक्सीमोरन यूज़ किया गया है। ऑक्सीमोरन मतलब कि हारमोनियस मैडनेस, एक बहुत पागलपन वाली बात की गई है। शैली वे टू डिस्क्राइब पोइट्रिक इंस्पिरेशन, है ना। शैली ने अपनी कविता का वर्णन इस तरीके से किया है कि उसमें सामंजस्यपूर्ण पागलपन झलकता है ना। कभी स्काईलार्क कभी बात कर सकता है हमसे, या स्काईलार्क कभी इतना मधुर गा सकता है, या स्काईलार्क को दिव्य आत्मा बता दिया है। ओके, तो इसको कहते हैं सामंजस्यपूर्ण पागलपन या हार्मोनियस मैडनेस। ओके, चलिए नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बर्ड एंड मैन, जॉय एंड सोरो, नेचुरल सॉन्ग एंड पोइटिक एक्सप्रेशन। अब किस किस चीज़ों का कंपैरिजन किया है, मनुष्य और पक्षी के जीवन में अंतर क्या क्या है उसको दिखाया है ना, कि मनुष्य दुखी रहते हैं, पक्षी खुश रहते हैं, है ना। और पक्षियों को दिव्य आत्मा बता दिया है जबकि मनुष्य दिव्य आत्मा नहीं होते हैं, है ना। उसका सॉन्ग बहुत मधुर है जबकि मनुष्य इतना मधुर नहीं गाते हैं, ऐसा करके बता दिया है। ओके, अब इसमें मेटाफर और सिमिली यूज़ किया गया है, इसमें रूपक और उपमा अलंकार का यूज़ किया गया है। ओके, चलिए सिग्निफिकेंस इन रोमांटिक पोइट्री। अब इस कविता का महत्व क्या निकलता है वो भी हम देख लेते हैं। ओड टू अ स्काईलार्क इज अ क्वांटेंशनल रोमांटिक पोयम, है ना। क्वांटेंशनल रोमांटिक पोयम है ओड टू स्काईलार्क। एम्फेसाइज नेचर एज अ स्पिरिचुअल टीचर, उसको एक टीचर के एक दिव्य टीचर बता दिया है। वैल्यू इमोशंस ओवर रीज़न, है ना, जिसके इमोशंस के वैल्यूज़ बहुत हैं बिना कारण के, या उसको कोई दुख नहीं है, दर्द नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, है ना। फिर एलिवेंट्स द इमेजिनेशन, और अपनी कल्पना की शक्ति को या अपने कल्पना के जो घोड़े होते हैं, कवि ने इतना दौड़ा दिया है कि उस स्काईलार्क को पता नहीं, मतलब बहुत दिव्य आत्मा ही बता दिया है। ओके, चलिए इतना इमेजिनेशन किया है कवि ने इसमें। फिर एक्सप्रेशन डिससेटिस्फैक्शन विथ मॉडर्न लाइफ एंड लॉन्गिंग फॉर आइडियल ब्यूटी। अब जो है कवि बता रहे हैं कि डिससेटिस्फैक्शन है, किससे डिससेटिस्फैक्शन है, वो मॉडर्न लाइफ और लॉन्गिंग फॉर आइडियल ब्यूटी के साथ में, है ना, दोनों के साथ में वो डिससेटिस्फैक्शन है। शैली लाइक अदर रोमांटिक पोयम, पीबी शैली एक बहुत रोमांटिक पोइट्स हैं, और वो कैसे रोमांटिक पोइट्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे रोमांटिक पोइट्स हैं जैसे वर्ड्सवर्थ है, कीट्स है और बायरन है। तो इसी प्रकार से पीबी शैली भी एक रोमांटिक पोइट है। बिलीव्ड पोइट्री शुड एक्सप्रेस डीप फीलिंग एंड कनेक्ट ह्यूमन विथ नेचर एंड द सबलाइम। ओके, तो पीबी शैली ने भी पोयम को जो कविता बनाई है उन्होंने, तो जो कविता में उन्होंने जो एक्सप्रेस किया है, उनकी गहरी भावनाओं को एक्सप्रेस किया है उन्होंने, और नेचर को ह्यूमन से कनेक्ट कर दिया है उन्होंने। ओके, चलिए अब इसका हम पूरा कंक्लूजन देख लेते हैं, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि पूरा
कविता का सार क्या निकला है। तो इस कविता का सार ये निकला है, ओड टू स्काईलार्क इज बोथ अ सेलिब्रेशन एंड अ लैमेंट। ओके, जो ओड टू स्काईलार्क एक कविता है या एक जो गीत है वो प्रशंसा से भरा हुआ है। शैली मार्वेल एज एट द स्काईलार्क जॉयफुल सॉन्ग एंड mourns the human inability to attain such unbroken happiness। ओके, स्काईलार्क जो पक्षी हैं वो मधुरता और दिव्यता और निर्दोषता का गुणगान करते हैं। स्काईलार्क के बारे में वो बताते हैं कि स्काईलार्क को कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, उसका जो जीवन है उसमें कोई रिग्रेट या कोई पेन नहीं है, लेकिन मनुष्य के जीवन में ये सब कुछ होता है। ओके, द पोएम स्टैंड एज अ profound meditation on beauty, sorrow, nature and the poet's eternal desire to translate spiritual joy into earthly verse, है ना, earthly verse। ओके, इसमें कवि बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी पीड़ा है ना, और वो उसको स्वीकार भी कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे आनंद में जिया जा सकता है। हमें इस नेचर से सीखना चाहिए, है ना, और इस नेचर से हमें क्या क्या सीखना चाहिए वो सब कुछ हमें पता ही नहीं है ना, मनुष्यों को पता ही नहीं है कि इस नेचर से हमको क्या क्या सीखने को मिलता है। तो इस चीज़ को हमें स्वीकार करना चाहिए कि वाकई में हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, चलिए, तो हमारा पूरा ओड टू स्काईलार्क की समरी वाला पार्ट यहीं फिनिश होता है। तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको पूरा जितना भी वीडियो वाला पार्ट मैं जब अपलोड करती हूँ तो वो टाइम से मिल जाए। और वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।